गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 14 एंड 15 ऑफ जून के करंट अफेयर्स यहाँ पे हम लेके आए हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय नेम इज प्रिंस लूथरा और इंजीनियरिंग 577। और जो टेस्ट सीरीज है उसमें जो फ्री मॉक टेस्ट है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और स्पेक्ट्रम जो एमसीक्यूज है वो भी हम टाइम टू टाइम रिवील कर रहे हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स की जो एमसीक्यूज है उसको आप नेटवर्क की एप्लीकेशन के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा। अगर आपको इस मार्किंग स्कीम के बारे में पता है तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर मूव कर सकते हैं। अदरवाइज अपर टू ब्रैकेट्स में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो उसे एक अच्छा परफॉर्मेंस माना जाता है और इसी वजह से इसे एक सेफ जोन माना जाता है। नीचे के जो ब्रैकेट्स होते हैं इसे डेंजर जोन कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पर अगर आपके मार्क्स आते हैं तो प्रीलिम्स क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर तीसरा जो ब्रैकेट है 4 to 5 एमसीक्यूज वाला, ये आपका एक तरीके से एक जोन होता है जहाँ पे अनसर्टेनिटी जो होती है वो बनी रहती है। इसी वजह से यू आर नॉट सो श्योर कि एग्जाम देने के बाद मेंस लिखने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि अपर ब्रैकेट्स में फॉल करे, ताकि प्रीलिम्स जब आप दे के आए तो आपको 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि आपका एग्जाम हो जाएगा और मेंस की तैयारी बिना किसी टेंशन के कर पाए। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं। ये जो है जीएम क्रॉप्स को लेकर है। यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, वन बाय वन इसे रीड करते हैं। पहली क्या कहती है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है, इन इंडिया द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी दैट इज जीईएसी इज द एपेक्स बॉडी दैट अलाउज फॉर कमर्शियल रिलीज ऑफ जीएम क्रॉप्स। जीईएसी जो है एक एपेक्स बॉडी है जो अलाउ करती है किस चीज को, जीएम क्रॉप्स के कमर्शियल रिलीज को। हो सकता है use of unapproved GM variant can attract a jail term of 5 years and fine up to 1 lakh under the Environment Protection Act 1986। अगर unapproved GM variant जो क्रॉप्स होते हैं उसको यूज करते हैं तो 5 साल की जेल हो सकती है और साथ में 1 साल का फाइन हो सकता है अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। थर्ड स्टेटमेंट पे चलते हैं। जीएम सीड्स रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जीएम सीड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, इसके बारे में डिस्कशन क्यों किया गया, बिकॉज शेतकारी संगठन न्यूज में था। शेतकारी संगठन जो है इसने ये जीएम जो क्रॉप्स होती हैं उसको सपोर्ट करता है। आपको पता है देयर आर ग्रुप्स जो जीएम क्रॉप्स को सपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि जीएम क्रॉप्स को सपोर्ट नहीं करते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इसके हेल्थ पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो अभी स्टैब्लिश नहीं हुआ है। तो ये जो शेतकारी संगठन है ये एक बिग सपोर्टर है जीएम सीड्स का, कि जीएम वेराइटी के सीड्स को उगाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ऐसा इनका मानना है। लास्ट ईयर क्या था, इन्होंने एक जो पर्टिकुलर प्रोविजन था उसको ब्रेक किया था, एक लॉ को ब्रेक किया था बाय प्लांटिंग हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन। तो हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन को इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे प्लांट किया था। हालांकि एज पर लॉ ये अलाउड नहीं है, तो ये अलाउड नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने ऐसा किया और इस साल भी ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं इस तरीके की कि ये हम रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे इसी वजह से ये पूरी न्यूज थी और हमने इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया। पहली स्टेटमेंट जो है वो कहती है जीईएसी दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है एक एपेक्स बॉडी है जो कि कमर्शियल रिलीज जो होती है उसको अलाउ करती है जीएम क्रॉप्स की, कि कोई भी जीएम क्रॉप जो है उसके जो बीज है वो कमर्शियली रिलीज करे जाएंगे या नहीं करे जाएंगे। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक है। अगर जीएम वेरिएंट जो भी मना कर रखे हैं बीज को उगाने के लिए उसको उगाया जाता है तो 5 साल की जेल है, 1 साल का फाइन है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तीसरी स्टेटमेंट को देखते हैं, जीएम सीड्स रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट। जी हाँ, प्रोडक्शन कॉस्ट इससे कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। हालांकि यहाँ सुनने में लग सकते हैं काफ़ी फायदे हैं, लेकिन कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे कि ये माना जाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए जो प्रोडक्टिविटी है लैंड की वो कम हो जाती है और इसके जो हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट है वो अभी भी एस्टैब्लिश नहीं किए गए। स्टडीज़ जो है वो चल रही हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी। जो बैकग्राउंड की न्यूज़ थी वो भी मैंने आपको बता दी, संगठन के बारे में भी बता दिया मैंने आपको। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। Which of the following state government has just approved एतिरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो AHEP को किस गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया है? क्या वो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, केरला गवर्नमेंट है, तेलंगाना या कर्नाटका? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं इसको। चलिए, तो रिसेंटली हुआ क्या है, रिसेंटली केरला गवर्नमेंट ने अप्रूव किया एतिरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि किसके ऊपर है, जो कि है चालाकुडी रिवर के ऊपर। ये कहाँ पे लोकेट करती है, त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट से होती हुई जाती है। यहां पर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया। देयर आर ऑलरेडी 5 डैम्स जो है पावर के लिए, 1 फॉर इरिगेशन, इसमें जो वेरियस 5 हैं वो पावर के लिए है, एक जो है वो इरिगेशन के लिए है। ठीक है, तो 6 डैम्स तो ऑलरेडी है ही। ये 7th डैम जो है
ये बनाया गया है किसके ऊपर, चालाकुदी रिवर के ऊपर। तो रिवर का नाम पता होना चाहिए, स्टेट का नाम पता होना चाहिए। हमारा आंसर जो होगा वो होगा बी। लोकेशन देख लीजिए, ये जो पर्टिकुलर रिवर है तमिलनाडु से होती हुई केरला में जाती है। यहाँ पे लोकेशन आप इसकी देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट चालाकुदी रिवर। तो क्योंकि इस रिवर के ऊपर यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने की बात करी गई है, ऑलरेडी 6 डैम्स जो है वो बनाए जा चुके हैं किसी अलग रीजन की वजह से, पावर की वजह से, इरिगेशन की वजह से, तो इस रिवर की इंपॉर्टेंस जो है बढ़ जाती है। पूछा जा सकता है एग्जाम में इसके लिए। पहली स्टेटमेंट कहती है इस रिवर को लेके, इट ओरिजिनेट्स इन द अनामलाई रीजन ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के अनामलाई रीजन से ये रिवर निकलती है, हो सकता है। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला, केरला की ये लॉन्गेस्ट रिवर है, ये भी हो सकता है। इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट रिवर इन फिश डाइवर्सिटी, फिश डाइवर्सिटी के अंदर ये एक रिचेस्ट रिवर है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, पहली स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, अनामलाई रीजन तमिलनाडु से निकलती है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर केरला में होके जाती है और वहां पे डैम बनाने की बात करी जा रही है। रिचेस्ट रिवर है। अगर हम फिश डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है, बट इट इज नॉट द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला, इट इज द फोर्थ लॉन्गेस्ट, फोर्थ रैंक है इसका। हमारा आंसर तो बी हो जाएगा यहाँ पर, बट आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पूछ रहा है व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर्स वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे। तो वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे जो है हम सेलिब्रेट करते हैं 9 जून को। इसका इस साल का थीम क्या है? क्या इसका जो थीम है वो है फूड स्टैंडर्ड्स, फूड डिस्ट्रीब्यूशन इस साल का थीम है, क्वालिटी ऑफ फूड इस साल का थीम है, या फिर इंप्रूविंग फूड सेफ्टी इस साल का थीम है। सोचिए क्या आंसर है, फिर इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन हम देखेंगे। चलिए, तो रिसेंटली हमने वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे जो है वो 9 जून, जैसे मैंने आपको बताया 9 जून को हमने सेलिब्रेट किया है। और ये कौन लेके आता है? ये लेके आता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। और ये हाईलाइट करता है कि किस तरीके से ट्रेड और इकोनॉमी के अंदर एक्रेडिटेशन जो है उसका रोल इंक्रीज किया जा सकता है। एक्रेडिटेशन में होता है क्या, इसमें बेसिकली फॉर्मल इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस जो है वो आपस में मिलते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं, वो देखते हैं कि टेस्टिंग किस तरीके से इंप्रूव करी जा सकती है, इंस्पेक्शन किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है, और खासतौर पर सर्टिफिकेशन कि किसी की क्वालिटी, जब आप क्वालिटी देखते हैं किसी प्रोडक्ट की, उसके बाद उसको सर्टिफाई करते हैं, तो सर्टिफिकेशन, ये सारे प्रोसेस को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो इस साल का जो थीम था वो था इंप्रूविंग फूड सेफ्टी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्योंकि QCI जो है वही जो है वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे को लेके आती है, इसी वजह से QCI एज अ बॉडी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 3 स्टेटमेंट्स दे रखी है, 1 बाय 1 उसे देखेंगे, फिर देखेंगे कौन सी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है QCI इज एन ऑटोनमस बॉडी। QCI जो है एक ऑटोनमस बॉडी है जिसे 1987 में बनाया गया था, हो सकता है। इट इज अटैच टू डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये DIPP के अंदर आता है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है, हो सकता है। द चेयरमैन ऑफ QCI इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। जो QCI का चेयरमैन है उसको कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, पहली स्टेटमेंट को देखते हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनमस बॉडी, बिल्कुल ठीक है, बट इट वाज नॉट सेटअप इन 1987, इट वाज सेटअप इन 1997, ध्यान रखिएगा। तो पहली स्टेटमेंट जो है हाफ करेक्ट है, हाफ इनकरेक्ट, इसी वजह से इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज अटैच्ड विद डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक, बट DIPP अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेकंड स्टेटमेंट भी जो है आधी गलत है आधी सही है, लेकिन इसी वजह से हम इसे गलत मानेंगे। और जो UPSC उसमें इस तरीके से होते हैं, एक स्टेटमेंट दे रखी होती है जिसमें आधे फैक्ट करेक्ट होते हैं, आधे गलत होते हैं, इसी वजह से वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है। थर्ड देखते हैं, द चेयरमैन ऑफ QCI इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। जो चेयरमैन है QCI का उसको कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर। तीसरी स्टेटमेंट हमारी ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? D विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6, which of the following statement या statements is or are correct about BAT, बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। बैट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट हमारी ठीक है? पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? बैट इज अ ड्यूटी, बैट एक ड्यूटी है दैट इज प्रपोज टू बी इम्पोज्ड ऑन इंपोर्टेड गुड्स, जो कि इंपोर्टेड गुड्स पे लगाए जाने के लिए प्रपोज करी गई है, इन एडिशन टू द कस्टम लेवी। तो कस्टम लेवी के अलावा ये जो पर्टिकुलर ड्यूटी है इसको प्रपोज किया गया है इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर लगाने के लिए, हो सकता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज WTO रूल्स अलाउ फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ इंटरनल टैक्सेस एट द बॉर्डर अंडर सर्टेन कंडीशन। WTO के जो रूल्स हैं वो अलाउ करते हैं कि आप कुछ टाइप्स के जो इंटरनल टैक्सेस होते हैं वो लगा सकते हैं बॉर्डर के ऊपर, कुछ कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं तो। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, कुछ दिन से आप डेफिनेटली इस पर्टिकुलर स्कीम जो हमारा आत्मनिर्भर भारत है इसके बारे में सुन रहे होंगे, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन। आत्मनिर्भर भारत से कहीं ये जो बैट है एसोसिएट करता है, रीजन बीइंग आत्मनिर्भर भारत के अंदर हम कोशिश करें कि
हम लोग जो है हमारी जो सप्लाई चेन हो वो लोकल हो, बाहर से सामान कम आए, हमारी जो डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्रीज के ऊपर वो कम से कम हो, और हम खुद ही उन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करें जिनका हमारे यहाँ पे कंजम्पशन है। तो बैट जो होगा इट्स अ ड्यूटी जो प्रपोज करी गई है कि कस्टम लेवी जो है, कस्टम लेवी बाहर से आने वाले प्रोडक्ट पे हम कस्टम लेवी लगाते हैं, उसके साथ साथ हम एक बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स भी लगाना चाह रहे हैं ताकि इंपोर्टेड गुड्स को कहीं ना कहीं डिस्करेज किया जा सके। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। डब्ल्यूटीओ के रूल्स जो है वो भी इसको अलाउ करते हैं कि कुछ तरीके के ऐसे टैक्सेस होते हैं, इंटरनल टैक्सेस जो कि बॉर्डर से रिलेटेड होते हैं, जब एक सामान जो है एक पर्टिकुलर बॉर्डर को क्रॉस करके जा रहा होता है तो अंडर सर्टेन कंडीशन उसे अलाउ किया जा सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो हमारी है वो भी एज पर डब्ल्यूटीओ रूल्स अलाउ करी जा सकती है। तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारी ठीक होने की वजह से आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलते हैं आज के 7th क्वेश्चन के ऊपर। 7th क्वेश्चन बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट प्रोवाइड्स रिजर्वेशन टू ईडब्ल्यूएस। क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि रिजर्वेशन, चाहे वो किसी भी तरीके का रिजर्वेशन हो, किसी भी कम्युनिटी के लिए हो, रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स प्रोवाइडेड टू सर्टेन कम्युनिटीज इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ऐसा रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसी वजह से रिसेंटली जो यहाँ पे अमेंडमेंट करी गई थी इससे रिलेटेड, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जब हम इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शन की बात करते हैं तो ये जो रिजर्वेशन दिया गया था किस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में आता है? क्या 101st अमेंडमेंट में इसको दिया गया था, 102nd में, 103rd या फिर 104th? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो थी वो एम्पावर करता है किसको? सेंटर को और स्टेट को टू प्रोवाइड 10% रिजर्वेशन टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऑफ सोसाइटी, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स प्रोवाइडेड टू सर्टेन कम्युनिटीज इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कर रहा है और कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल या आर्टिकल्स टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इन तीनों में से फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कौन करता है? क्या आर्टिकल 26 करता है, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसके बारे में हमने क्वेश्चन क्यों बनाया। चलिए देखिए, रिसेंटली यूएस के एक स्टेट डिपार्टमेंट ने एक पर्टिकुलर रिपोर्ट को रिलीज किया जिसका नाम है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट। ठीक है, ये 2019 की रिपोर्ट को रिलीज किया गया। ये सर्वे करती है कि किस कंट्री के अंदर कितनी रिलीजियस फ्रीडम है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है ये देखती है कि इंडिया के अंदर कितनी रिलीजियस फ्रीडम है, चाइना के अंदर कितनी है, यूएस के अंदर कितनी है, इजराइल के अंदर कितनी है, पाकिस्तान के अंदर कितनी है। ये इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का मकसद होता है। इस रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाना मुश्किल है। रीजन बिंग, इंडिया जो है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को सपोर्ट नहीं करता है, रादर रिजेक्ट करता है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है कोई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी द्वारा नहीं बनाई जा रही है। इट इज क्रिएटेड बाय यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा बनाई जा रही है। तो चांसेस ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं प्रेजुडिसेस जो होंगे वो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर इसी वजह से जो इंडिया है वो इसको सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात हुई है तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे हम आर्टिकल जो बात करते हैं, आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक, ये जो सारे आर्टिकल्स हैं ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं एक या दूसरे तरीके से, वो भी हम देखेंगे किस तरीके से। तो हमारे यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। आर्टिकल 25 देख लो, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस की बात करता है, फ्री प्रोफेशन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के एक पर्टिकुलर आर्टिकल है। देन आर्टिकल 26 जो है वो कहता है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। आर्टिकल 27 जो है वो कहता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। जो आर्टिकल 28 है वो भी कह रहा है कि फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। कुछ ऐसे सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, तो वहाँ पे आपको अटेंड करना है या नहीं करना है उस चीज़ की फ्रीडम रहती है। तो यहाँ पे ये 4 आर्टिकल्स जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेट करते हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन के नेचुरल हैबिटेट के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा ऐसा नेचुरल हैबिटेट है एशियाटिक लायन का, कि कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसका एक नेचुरल हैबिटेट है, हो सकता है तादोबा नेशनल पार्क, ये भी हो सकता है गिर नेशनल पार्क, ये भी हो सकता है मानस नेशनल पार्क। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो जूनागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के अंदर, वहाँ पे गिर नेशनल पार्क जो है वो लोकेट करते हैं एंड दिस इज द नेचुरल हैबिटेट। काफ़ी फेमस है, तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी लोगों का करेक्ट हुआ होगा। सी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। गिर फॉरेस्ट इज द ओनली नेचुरल हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लायन। इसे डिक्लेयर किया गया था एक सेंचुरी 1965 के अंदर और एक सेंचुरी के बाद नेशनल पार्क 1975 के अंदर। तो पहले 1965 में से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया और 10 साल के बाद नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। गिर जो है इनका नाम जो जोड़ा जाता है वो मालधारीज के साथ जोड़ा जाता है। आपने डेफिनेटली जब गिर के बारे में पढ़ा होगा तो मालधारीज के बारे में भी पढ़ा होगा।
ये जो हैं ये वो लोग हैं जो दे हैव सर्वाइव थ्रू एजेस, उनका सिंबॉलिक रिलेशनशिप रहता है लायंस के साथ। वहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं, ये लोग जो हैं यूजुअली पेस्टोरल कम्युनिटी कहलाई जाती है, और रिलीजियस जो इनकी प्रैक्टिसेस होती हैं उनको तो ये फॉलो करते ही हैं, और साथ में जो पेस्टोरल प्रैक्टिसेस होती हैं उसको भी साथ में फॉलो करते हैं। एक बार लोकेशन देख लीजिएगा इसकी, गिर नेशनल पार्क की। सो दिस इज वेयर इट इज़ लोकेटेड। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अबाउट लायन सेंसस। अभी रिसेंटली लायन सेंसस किया गया था, इसी वजह से गिर नेशनल पार्क के बारे में हमने बात करी। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। पहली कहते हैं द फर्स्ट लायन सेंसस वाज कंडक्टेड बाय द नवाब ऑफ गुजरात इन 1936। तो पहला जो लायन सेंसस था 1936 में नवाब ऑफ गुजरात ने करवाया था, हो सकता है। देन पूनम अवलोकन इज एन इन हाउस एक्सरसाइज। पूनम अवलोकन जो है एक इन हाउस एक्सरसाइज है, ये भी लायन से कंसर्न करती है, हो सकता है। द रेगुलर लायन सेंसस इज कंडक्टेड वंस एवरी 5 years। द लास्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 2015। जो रेगुलर लायन सेंसस होता है वो 5 साल में एक बार होता है, और लास्ट जो किया गया था वो 2015 में किया गया था। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए पहली स्टेटमेंट देखते हैं। पहली स्टेटमेंट जो है वो कह रही है द फर्स्ट लायन सेंसस वाज कंडक्टेड बाय नवाब ऑफ गुजरात। ये स्टेटमेंट गलत है। 1936 में ये सेंसस करवाया जरूर गया था, लेकिन इट वाज बाय नवाब ऑफ जूनागढ़। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड, पूनम अवलोकन जो है एक नए तरीके से एक्सरसाइज करी गई। इट्स एन इन हाउस प्रोसेस, एक इन हाउस तरीका है एक तरीके से लायन की जनगणना करने का, क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से ये जो जनगणना है ये करने में प्रॉब्लम हो रही है। इसी वजह से पूनम अवलोकन जो मेथोडोलॉजी है इसका यूज किया गया। पूनम अवलोकन जो है वो 24 घंटे में असेस करता है नंबर ऑफ लॉयंस कितने हैं, और उनकी लोकेशन के हिसाब से ऐसा किया जाता है। एक पर्टिकुलर लोकेशन पे देखते हैं कि कितने लॉयंस जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर आए हैं, और उसके हिसाब से जो रिजल्ट्स होते हैं उसको एक्स्ट्रापोलेट किया जाता है। तीसरी स्टेटमेंट को देखते हैं। द रेगुलर लायन सेंसस जो है 5 साल में एक बार होता है, तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी ठीक है। लास्ट जो हुआ था वो 2015 में हुआ था, और अब दोबारा 2020 में हुआ है। आंसर हो जाएगा हमारा सी। कुछ और इनका स्टेटस देख लेते हैं। लायन का स्टेटस जो है IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से एंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 1 में आते हैं साइट्स की, और 1972 जो वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके हिसाब से शेड्यूल 1 में आते हैं। तो ये जो है इसका पर्टिकुलर स्टेटस है। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। विद इन 2 मिनट्स इसे आप रिवाइज करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमने देखा था कि GEAC जो है एक एपेक्स बॉडी है जो बताती है कि कमर्शियल रिलीज होगा किसी भी GM क्रॉप का या नहीं होगा। GM वेरिएंट की अगर कोई क्रॉप मना करी हुई है उसको फिर भी उगाया जाता है तो 5 साल की जेल हो सकती है और 1 लाख का फाइन हो सकता है एज पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जो हमारा सरकारी संगठन था वो न्यूज़ में था, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो हर्बिसाइड टॉलरेंट BT कॉटन थी मना की हुई है, फिर भी उगाई थी, और इस साल भी वो ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं। GM सीड्स रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट, ये बिल्कुल बात सही है, और प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन हेल्थ कंसर्न जो है अभी वो उसकी वजह से ये जो है BT ब्रिंजल भी इसको भी बैन किया गया था, और बाकी इसके अलावा जो GM क्रॉप्स है जो बाकी कंट्रीज में उगाई जाती हैं वो इंडिया में भी मना करी हुई हैं। देन हमने देखा था AHEP के बारे में, ये जो है केरला ने अप्रूव किया है। हमने देखा था जो ये पर्टिकुलर रिवर है कहाँ से निकलती है, चालाकुडी रिवर, ये तमिलनाडु से होती हुई केरला में जाती है। ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इस पर बने हुए हैं। देन हमने देखा था कि अन्नामलाई रीजन से ये निकलती है, और ये लॉन्गेस्ट नहीं है, 4th लॉन्गेस्ट रिवर है। आपको बताना है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला कौन सी है। देन इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट रिवर फिश डाइवर्सिटी की अगर बात करी जाए। देन वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे के बारे में बात करी थी। इंप्रूविंग फूड सेफ्टी जो है इस साल का हमारा थीम था। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इसको लेके आता है। QCI जो है एक ऑटोनमस बॉडी है, 1997 में बनाया गया था इसको। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो DIPP है उसके अंडर में आती है, और QCI के जो चेयरमैन होते हैं उसको कौन अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद हमने देखा था बैट के बारे में, बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। बैट इज़ द ड्यूटी जो कि कस्टम लेवी के अलावा अलग से लगाई जाएगी इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर, ताकि जो हमारा आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना है उसको हम पूरा कर सकें। इसके अलावा WTO के जो रूल्स हैं वो भी इसको कुछ हद तक अलाउ कर सकते हैं अगर हम इसको सही तरीके से एप्लीकेबल करते हैं। देन इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन है ये किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था, तो यहाँ पे 103rd अमेंडमेंट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखा था रिलीजियस फ्रीडम के बारे में, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक सभी इसमें आते हैं। हमने इसको यहाँ पर तफसील से पढ़ा था। देन हमने जो नेचुरल हैबिटेट था एशियाटिक लायन का वो देखा था। गिर नेशनल पार्क जूनागढ़ में यहाँ पे लोकेट करता है। जूनागढ़ के जो नवाब थे 1936 में उन्होंने पहला लायन सेंसस कराया था। 5 साल में एक बार होता है, 2015 में हुआ था, 2020 में पूनम अवलोकन के दौरान किया गया है। तो ये इसका स्टेटस था लायन का, हमने पढ़ा था। यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो भी मॉक टेस्ट है उसको जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर लिख दीजिएगा। कोई भी आपका डाउट होता है तो टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।